कबीर के दिमाग से वो ख्याल नहीं निकल रहा था कि उसकी बहन समायरा के साथ किसी ने इतनी हैवानियत की है और वो अब तक उस आदमी को पकड़ नहीं पाया। कबीर ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था और जब उसे कुछ काम की चीज़ मिली तो उसने खुद जाकर एक फाइल अगस्त्या को सौंप दी। एक दिन बाद सुबह सुबह अगस्त्या अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइल रखी हुई थी। ये वही फाइल थी जो कबीर ने उसे दी थी। अगस्त्या याद करता है, जब वो कबीर से मिला था, कबीर अगस्त्या के हाथ में वो फाइल देते हुए बोला, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तुम्हें एक बार इन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। कबीर की बात सुनकर अगस्त्या कंफ्यूजन में वो पेपर अपने हाथ में ले लेता है और फिर उन्हें खोलकर देखता है। वो जैसे जैसे पेपर्स को पढ़ता है वैसे वैसे उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। वो थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होकर कबीर की तरफ देखकर बोला, ये तो। कबीर ने हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जिस जगह पर समायरा के साथ ये सब हुआ उस जगह की मैंने बहुत अच्छे से तहकीकात करवाई है। मेरे कुछ लोगों ने वहाँ पर बहुत छानबीन करके ये पता लगाया है कि उस वक्त वहाँ पर सिर्फ पीयूष या समायरा मौजूद नहीं थे। वहाँ पर कुछ और लोगों के पैरों के निशान मिले। मतलब वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, एक से ज़्यादा लोग, कई लोग थे, क्योंकि निशानों में सबके जूते के साइज अलग अलग थे। तकरीबन 10 लोग पीयूष और समायरा के अलावा और मौजूद थे वहाँ पर। ये सुनकर अगस्त्या थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी कबीर अगस्त्या से बोला, इसमें जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें ये लिखा है कि उस स्पॉट पर 2 लोगों का ब्लड मिला है। हर जगह पर छानबीन करने के बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का ही ब्लड मिला था, एक जो खुद समायरा का था और दूसरा पीयूष का। ये सुनकर अगस्त्या सोच में पड़ जाता है, अगर पीयूष ने समायरा का रेप किया है तो उसका खून कहाँ से आया? समायरा को चोट लगी थी, जायज़ है, उसका खून वहाँ पर मिलेगा ही, लेकिन पीयूष, क्या उसे भी चोट लगी थी? हाँ, हो सकता है कि हाथापाई के दौरान समायरा के हाथों से थोड़ी बहुत चोट लगी हो उसको। अगस्त्या कबीर से बोला, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट, थैंक्स। कबीर ने अगस्त्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लग रही? अगस्त्या ने कबीर की तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, क्या मतलब? कबीर ने जवाब देते हुए कहा, उस स्पॉट पर पीयूष का खून क्यों मिला? उसने रेप किया है, उसे क्यों चोट लगी? अगस्त्या ने कबीर से कहा, शायद समायरा ने उस पर जवाब में हमला किया होगा, मे बी इस वजह से। इस बात को लेकर कबीर भी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाँ, हो सकता है, पर मुझे गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है हकीकत में उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो। इस बात पर कबीर की आंखों में देखकर अगस्त्या ने कहा, मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने उस हरामजादी की आवाज़ सुनी है। जिस इंसान ने समायरा को जहर दिया था उसे पीयूष ने भेजा था उसको मारने के लिए। ये सुनकर कबीर थोड़ा चौंक जाता है। क्या? अगस्त्या ने काफ़ी सीरियस फेस के साथ हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे पकड़ा। उसने जब अपने बॉस को फ़ोन लगाया तो सामने से पीयूष की आवाज़ आई। कबीर ने अगस्त्या से कहा, वो फ़ोन कहाँ है? आई वांट टू सी दैट। अगस्त्या ने जवाब दिया, उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे, तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस बात पर कबीर थोड़ा अनोइंग फेस बनाते हुए बोला, आर यू सीरियस? अच्छा, तुम्हें वो नंबर याद है जिस पर उस आदमी ने कॉल किया था, जहाँ से पीयूष बोल रहा था? इस पर अगस्त्या कुछ सोचते हुए बोला, मैं अभी पता करता हूँ। अगस्त्या अपने उस आदमी के पास कॉल लगाता है जिसने वो नंबर खुद डायल किया था कॉल मिलाने के लिए। उस वक्त जब उस आदमी को बांध कर रखा गया था उसे तो ज़रूर याद होगा। थोड़ी देर में अगस्त्या कॉल कट करने के बाद कबीर से बोला, मैंने नंबर तुम्हें मैसेज कर दिया है। ये बोलकर अगस्त्या वो नंबर कबीर को मैसेज कर देता है। कबीर उस नंबर को देखता है और अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लेता है। कुछ देर सोचने के बाद कबीर बोलता है, मैं इस नंबर के बारे में पता लगवाता हूँ। अगस्त्या एकदम से रुककर कबीर की तरफ देखता है। वो जानता था कबीर किसके बारे में बात कर रहा है। कबीर अगस्त्या से बोला, क्या नाम था उसका? शुभी, राइट? तुम्हारी एक्स वाइफ, पीयूष की बहन। उसका इन सब के बारे में क्या सोचना है? अगस्त्या ने जवाब दिया, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रही है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, पर वो ये नहीं जानती कि पीयूष को उससे ज़्यादा अच्छे से मैं जानता हूँ। ये सुनकर कबीर हल्के से अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, रियली? तुम दोनों ने ही काफ़ी लंबा वक्त बिताया पीयूष के साथ, फिर भी तुम दोनों के ख्याल अलग है। एक तो गलत ज़रूर है, क्या होगा अगर तुम गलत निकले तो? अगस्त्या कबीर की तरफ देखकर थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, मैंने कॉल पर उसकी आवाज़ सुनी है, उसने खुद एडमिट किया है कि वो सब उसी ने किया है। कबीर अपनी एक आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठाकर बोलता है, चेहरा देखा? इस बात पर अगस्त्या कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर ये सवाल क्यों पूछ रहा है। उसने थोड़ी धीमी आवाज़ में पूछा, क्या मतलब? कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, जाओ। अगस्त्या कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो जाता है। उसकी आंखों में भारी सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। वो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। ऑफिस में बैठा हुआ अगस्त्या कबीर की बातों को लगातार सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पीयूष की बहुत सारी बातें, बचपन से लेकर आज तक की, उनके बीच की बहुत सारी यादें, ये रिपोर्ट्स, समायरा की हालत, अपने भाई को लेकर शुभी का कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ। अब अगस्त्या सोच में पड़ चुका था। अपने हाथों की उंगली में पेन को गोल गोल घुमाता हुआ
अगस्त्य काफी सीरियस होकर ख्यालों में डूबा हुआ था। क्या सच में ये हो सकता है कि शुभी सही हो? But how is this possible? मैंने खुद पीयूष से बात की है, उसने एडमिट किया है कि ये सब उसी ने किया है। फिर अगस्त्य को कबीर की कही वो बात याद आती है। चेहरा देखा, उसकी बात में पॉइंट था। उसने पीयूष की सिर्फ आवाज सुनी थी, चेहरा नहीं देखा था। क्या सच में वो पीयूष था या फिर नहीं? क्या हो सकता है कि वो पीयूष ना होकर कोई और हो? ये ख्याल अगस्त्य के रोंगटे खड़े कर देता है। अचानक से अगस्त्य को थोड़ी बेचैनी सी होने लगती है। ये ख्याल उसे बेचैन कर देता है। अगर पीयूष गुनहगार हुआ तो भी उसे तकलीफ होगी उसे सजा देने में, क्योंकि वो उसके भाई के जैसा था। अगर गुनहगार नहीं हुआ तो भी उसे तकलीफ होगी, क्योंकि उसने पीयूष और उसकी बहन के साथ काफी कुछ गलत कर दिया है जो माफी के लायक नहीं। अगस्त्य फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ घुमाता है, खड़ा होकर इधर उधर चक्कर काटता है। ऑफिस के कांच की दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पूरे शहर को देखता है। उसके दिमाग में बहुत उलझन, बहुत दुविधा चल रही थी और समझ नहीं पा रहा था कि किस चीज के लिए दुआ करे। क्या उसकी ये सोच गलत है कि पीयूष गुनहगार है या फिर सही है? आखिर क्या चीज सही निकलनी चाहिए? क्योंकि दोनों ही सूरत में अगस्त्य की तो वाट लगने वाली है। उधर कबीर के बंगले में अयाना हर जगह अलीशा को ढूंढ रही थी। ये अलीशा कहाँ चली गई? ढूंढते ढूंढते वो उस बंगले के गार्डन में पहुंच जाती है। तभी अचानक वो देखती है कि अलीशा एक दूर बेंच पर बैठी हुई है। उसके हाथ में उसकी सिंड्रेला थी और चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो कुछ उदास है। अलीशा को वहां बैठा देखकर अयाना भी तुरंत उसके पास चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूरे बंगले में तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या बात है, तुमने खाना भी नहीं खाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बोलकर अयाना अलीशा के पास बैठ जाती है। उसे अलीशा का चेहरा देखकर लग जाता है कि आज अलीशा काफी उदास है। लेकिन क्यों? अलीशा उदासी भरी आवाज में बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। अयाना ने अलीशा के सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसके बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से मुंह क्यों उतारा है तुमने? अलीशा रोने जैसी शक्ल बनाकर अयाना से बोली, समर्थ की बहुत याद आ रही है। डेविल अंकल ने कहा था कि वो मुझे उससे मिलवाएंगे, लेकिन कब मिलवाएंगे? मैं समर्थ से मिलना चाहती हूँ। अचानक अलीशा की बात सुनकर अयाना भी उदास हो जाती है। उस डेविल के किए हुए प्रॉमिस का कोई भरोसा कैसे कर सकता है? ऐसे ही थोड़ी ना वो एक डेविल है, वो सच में एक राक्षस है। बेचारा समर्थ पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। अब तो अयाना को अलीशा के साथ समर्थ की भी बहुत चिंता होने लगी थी। अयाना प्यार से अलीशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, इतनी सी बात के लिए तुम इतनी उदास हो रही हो? मैं डेविल से बात करूंगी, वो तुम्हें समर्थ से जरूर मिलवा देगा। ये सुनकर अलीशा की आंखों में चमक आ जाती है और वो अयाना की तरफ देखती है। क्या सच में? क्या आप सच कह रही हो दीदी? क्या सच में मुझे मेरे भाई से मिलवाने की बात करोगी डेविल अंकल से? अयाना ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मन ही मन वो अपने आप से कह रही थी, मुझे अलीशा से झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या अयाना पता लगा पाएगी अलीशा के भाई के बारे में? क्या कबीर का शक सही निकलेगा? क्या वाकई पीयूष नहीं है गुनहगार? जानने के लिए सुनिए लव मी और डिस्ट्रॉय मी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अयाना ने अलीशा को खाना खिलाने के लिए उससे वादा तो कर दिया था, लेकिन अब वो खुद ही सोच में पड़ गई थी कि तभी अलीशा ने उससे फिर से पूछा, बोलो ना दीदी, आप सच में डेविल अंकल से बात करोगी? अयाना मुस्कुरा के उसके सर पर हाथ फेरते हुए हाँ में जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। अयाना ने बोल तो दिया था कि वो डेविल से बात करेगी, लेकिन उससे बात करना बहुत टेढ़ी खीर है और वो तो जब भी उसके सामने आती है कमीना छिछोरा उसके अंदर की सारी हवस जाग जाती है, जिस वजह से अयाना को उसके सामने आने में भी घिन आने लगी थी। अलीशा खुश होकर अयाना को हक कर लेती है। कुछ देर हक करने के बाद अयाना अलीशा से बोली, अच्छा फटाफट चलो खाना खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे ही भूखी बैठी रही तो मैं डेविल से बात नहीं करूंगी। अयाना की बात सुनकर अलीशा फटाक से बेंच से नीचे उतरकर खड़ी होकर बोली, ठीक है, मुझे बहुत भूख भी लगी है, चलो खाना खाते हैं। ये बोलकर वो अयाना का हाथ पकड़ती है। अयाना मुस्कुराकर खड़ी होती है और दोनों बंगले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में अयाना बाहर कमरे के इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसकी आंखों के सामने डेविल का कमरा था। क्या करूं? मैंने अलीशा से प्रॉमिस तो किया है, पर पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि समर्थ कहाँ है, वो ठीक है भी या नहीं। डेविल के कमरे में जाकर चेक करना पड़ेगा, काश समर्थ से रिलेटेड कुछ मिल जाए। अयाना अपने अंदर ही अपनी हिम्मत को बटोरती है और गहरी सांस लेती है। धीरे धीरे वो कबीर के कमरे के पास आकर दरवाजे में से हल्का सा अपना सिर निकालकर अंदर चारों तरफ नजर घुमाती है। कमरा खाली देखकर उसे राहत की सांस आती है और वो ठीक से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। थैंक गॉड, डेविल यहाँ पर नहीं है, अब मैं आराम से चेक कर सकती हूँ। उसके बाद अयाना सामान को थोड़ा उठाकर इधर उधर करके चेक करने लगती है कि शायद उसे कुछ सुराग हाथ लग जाए समर्थ से रिलेटेड। चेक करते करते वो बिस्तर के पास पहुंच जाती है और बिस्तर के बगल वाले ड्रॉर को जैसे ही खोलती है उसका मुंह खुल जाता है और आंखें
हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों की पुतलियां तो जैसे बाहर आ जाती हैं। वो पूरा का पूरा ड्रॉर अलग अलग फ्लेवर्स के प्रोटेक्शन के पैकेट से भरा हुआ था। इन्हें देखकर अयाना के चेहरे पर डिस्गस्टिंग से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। याक, ये सब क्या है? दैट टर्की डेविल। उसके बाद अयाना अनोइंग सी आवाज में बोलती है, हाँ, गर्लफ्रेंड भी तो इतनी है इसकी। पता नहीं कैसा है ये आदमी, बहुत ही गंदा, ये वाहियात है। तब अयाना उसे बंद करके कुछ और देखने लगती है कि फटाक से उसे एक आवाज आती है बाथरूम का दरवाजा खुलने की। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। डेविल कमरे में है। ओह माय गॉड। वो फटाक से बिस्तर के पीछे छुप जाती है। कबीर बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने अपनी कमर पर तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी वेल बिल्ट मस्कुलर बॉडी, उसके पैक एब्स, बाइसेप्स, सब कुछ बड़े विजिबल थे और बहुत ही आई कैचिंग। अयाना अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगी, बेवकूफ अयाना, आने से पहले कंफर्म तो कर लेती कि डेविल यहाँ पर नहीं है। ये तो यहीं पर है। अब मैं क्या करूं? अगर इसने मुझे देख लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। कैसे निकलूं मैं यहाँ से? गॉड प्लीज, पहले इसने मेरी बैंड बजा रखी है, मुझे इसकी नजर में मत आने देना, वरना पता नहीं ये क्या करेगा। अयाना बहुत हड़बड़ा जाती है और चुपचाप अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी रहती है। कुछ देर बाद आईने के सामने कबीर खड़ा होकर अपने चार्मिंग फेस को देखता है और कुछ लोशन वगैरह उठाकर बॉडी पर लगाने लगता है। अयाना धीरे से अपना सिर बाहर निकालकर कबीर की तरफ देखती है। जाने अनजाने उसकी नज़र भी उसकी मस्कुलर बॉडी पर जाकर चिपक जाती है। जैसे हर लड़की उसे देखती है, अयाना भी देख रही थी। वैसे मानना पड़ेगा, इसकी बॉडी देखकर तो लड़कियां मरती होंगी इसके लिए। कबीर पलटकर बिस्तर की तरफ आता है और अयाना फटाक से अपने सिर को अंदर छुपा लेती है। कुछ देर बाद उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वो थोड़ा सा मुंडी बाहर निकाल कर देखती है तो उसे राहत की सांस आती है। हाश, चला गया। अच्छा हुआ डेविल चला गया। आज तो पकड़ी गई थी तू। अब निकल ले अयाना, वरना वो तेरी आयु ही खत्म कर देगा। उसके बाद अयाना अपने घुटनों से चलते हुए धीरे धीरे बिस्तर से बाहर निकलती है। तभी अचानक 2 कदम अयाना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अयाना की सांस उसकी हलक में अटक जाती है। कबीर बाहर नहीं गया था, बल्कि वापस वॉशरूम में चला गया था। उसका दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से अयाना को लगा कि कबीर बाहर चला गया है, लेकिन कबीर कमरे में ही था और उसने अयाना को देख लिया था। कबीर पर नजर पड़ते ही अयाना बुरी तरह से घबरा गई। कबीर भी आंखें सिकोड़कर उसी को देख रहा था। कबीर ने कड़क आवाज में पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? अयाना हड़बड़ाकर बोली, वो मैं दरअसल तुम्हारे रूम की सफाई करने आई थी। हाँ। कबीर ने आसपास देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन सफाई करने का कोई सामान तो दिखाई नहीं दे रहा है, और वैसे भी यहाँ की सफाई आजकल कोई और कर रहा है। अयाना घबराकर यहाँ वहाँ देखने लगी, क्योंकि उसका झूठ कबीर ने बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। उसे लग रहा था कि अब कबीर पहले की तरह उसे कोई खतरनाक सजा देगा। लेकिन तभी कबीर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, कहीं तुम ये तो देखने नहीं आई कि मैं आज रात किसके साथ था? कहीं तुम्हें उन लड़कियों से जलन तो नहीं होने लगी है और तुम कुछ और ही देखने आई हो? कबीर की बात का मतलब समझते ही अयाना बोली, क्या क्या कहा तुमने? कबीर चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान के साथ वापस पलटकर आईने के सामने जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने घटिया हो तुम? कबीर अपने बाल सेट करते हुए बोला, मेरे कमरे में घुसी तुम हो और शर्म मुझे आनी चाहिए? कमाल है, ऐसे क्या कर रही हो यहाँ पर? अयाना थोड़ा हिचकिचाते हुए कबीर से बोली, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अगर तुम बता सको तो। इस बात पर कबीर अयाना की तरफ देखकर थोड़ी फ्लर्टी सी आवाज में बोला, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बदले में मुझे क्या मिलेगा? कबीर की आंखों में हवस को अयाना साफ साफ देख सकती थी। ये इंसान कोई भी मौका नहीं छोड़ता था उसके साथ ऐसी डबल मीनिंग बातें करने का। अयाना इरिटेशन में अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके इस तरह से इरिटेटेड फेस को देखकर कबीर हल्का सा हंसते हुए बोला, अच्छा चलो पूछो, इस बार मैं तुम्हें फ्री में बता दूंगा। अयाना एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर कबीर की तरफ देखकर पूछती है, समर्थ कहाँ है कबीर? अयाना का सवाल सुनकर अचानक कबीर अपनी आईब्रो ऊपर उठा लेता है। तुम्हें उससे क्या? अयाना ठीक से कबीर को फेस करते हुए बोली, अलीशा परेशान है, उसने काफी वक्त से अपने भाई को नहीं देखा, वो उसे देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि समर्थ कहाँ है, वो ठीक तो है ना? क्या तुम अलीशा को एक बार उससे मिलवा सकते हो? इस बात पर कबीर अपना सिर खुजाते हुए कुछ सोचने लगता है, या फिर कहो कि सोचने की एक्टिंग करने लगता है। फिर वो तिरछी नजरों से अयाना की तरफ देखता है। उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देख अयाना को इतना तो महसूस हो चुका था कि इसके दिमाग में कुछ तिरकम चल रही है। फिर कबीर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर एक नोटी सी मुस्कान के साथ बोलता है, वेल ठीक है, अगर ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है तो मैं मान लेता हूँ, मैं अलीशा को समर्थ से मिलवा देता हूँ। क्या? सच में? ये सुनकर अयाना की आंखों में चमक आ जाती है, पर उसे शक भी हो जाता है कि ये डेविल इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गया। ऐसे ही उसकी बात वो मान जाए, इतना भला तो ये बिल्कुल नहीं है।
आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अयाना अपनी आंखें सिकोड़ कर बोलती है। और बदले में क्या चाहिए तुम्हें? इस बात पर कबीर जोर जोर से हंसने लगा। अयाना चुपचाप खड़ी कबीर को बस देख रही थी। अपनी हंसी को रोकते हुए कबीर ने कहा, मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम। तुम्हें कैसे पता कि इसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूँ? अयाना अपने दोनों हाथों को छाती पर क्रॉस करके अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारी फितरत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने तो पैदा होने के लिए भी अपनी माँ को रिश्वत दी होगी। बिना लेन देन के मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी काम करते हो। अपनी माँ का जिक्र सुनकर एक सेकंड के लिए कबीर के एक्सप्रेशंस में हल्का सा चेंज आता है, पर फिर वो अगले ही पल उसके एक्सप्रेशंस को फिर से पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। वो जोर से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, बिना लेन देन के मैं कोई काम नहीं करता। तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं अलीशा को समझ से एक बार मिलवाऊं या दोनों की एक बार बात करवाऊं, तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना होगा, क्योंकि फ्री में मैं तुम्हारी बात मानूं ऐसी कोई वजह नहीं है मेरे पास। अयाना पूरी डिटरमाइंड थी। वो किसी भी हाल में अलीशा को समर से कम से कम एक बार बात तो करवाना चाहती थी। इसीलिए वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर कबीर अपने आईब्रोज उठाकर एक बहुत नॉटी मुस्कान के साथ बोलता है, दे पाओगी? अयाना उसको इस तरह से मुस्कुराते देखकर समझ गई कि कबीर को ऐसी चीज़ मांगने वाला है जो वो उसे कभी नहीं दे पाएगी। लेकिन उसने अलीशा से वादा किया था। क्या अलीशा के वादे की खातिर अयाना करेगी अपनी गैरत से समझौता, या कबीर की डिमांड सुनकर अयाना तोड़ देगी वादा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अयाना कबीर के कमरे में छिपकर आई थी और कबीर ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन फिर हिम्मत करके कबीर ने वो सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब हासिल करने के लिए वो इस कमरे में घुसी थी। और जब अयाना ने सवाल पूछा तो कबीर ने कहा, मुझे भी जवाब के बदले में तुमसे कुछ चाहिए। अयाना एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है और अगले ही पल वो पूरी आत्मविश्वास के साथ बोलती है, हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दोनों भाई बहन की बात करवाने के लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कबीर की आंखों में एक अजीब सा नशा उतर आता है। अयाना की कमर को अपने हाथ में पकड़ के वो एक झटके से उसे अपने बहुत करीब खींच लेता है, बहुत ज़्यादा करीब। दोनों की धड़कनें आपस में मिल जाती हैं, इतना करीब कि एक पल के लिए अयाना चौंक जाती है। वो इस डेविल को ज़बरदस्त धक्का देना चाहती है, पर पता नहीं क्यों एकदम से करीब आकर वो कुछ कर ही नहीं पाती। सिर्फ इस डेविल की इन नशीली और खतरनाक आंखों में देखते ही रह जाती है, जैसे कि इस डेविल ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। कबीर अपने दूसरे हाथ को उठाकर अपने अंगूठे से अयाना के नर्म होठों को सहलाता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो बहुत अमेजिंग हो। Your lips are so soft. कबीर को अयाना के होंठ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। उसके होंठ नर्म, गुलाबी, काफ़ी अट्रैक्टिव थे, एकदम परफेक्ट शेप, कोई भी गड़बड़ नहीं, एकदम परफेक्ट। उन दोनों की नरमाहट को महसूस कर कबीर का गला सूखने लगता है। वो अयाना की आंखों में देखता है और कहता है, I wanna feel them. I wanna feel their softness. अयाना की धड़कनें एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फाइनली अयाना होश में आकर कबीर से बोलती है, फाइन, यू कैन किस मी। अयाना वाकई में पूरी डिटरमाइंड लग रही थी। ऐसे तो उसके लिए इससे कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती थी कि वो इस डेविल को या वो डेविल इसे किस करे, पर अलीशा की खुशी के लिए वो ये कर सकती थी। अलीशा जिसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे अलीशा से प्यार जो था, अलीशा को वो बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी, एक छोटे बच्चे की तरह। इसीलिए उसका बहुत मोह अलीशा में पड़ चुका था। अयाना की बात सुनकर कबीर हल्का सा हंसने लगता है। कबीर को इस तरह से हंसता हुआ देख अयाना कंफ्यूज हो जाती है और अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ लेती है। व्हाट्स सो फनी, कबीर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, स्वीट हार्ट, पहले मेरी बातें तो कंप्लीट होने दो। कबीर की बात अयाना को और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। बातों को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ बोलो क्या चाहिए? कबीर अयाना के करीब आकर बोला, जैसे कि मैंने कहा, I wanna feel your lips, but not on my lips. अयाना अपनी आंखें सिकोड़ कर बोली, Then where? अयाना को नटखट शैतानी मुस्कान के साथ देखते हुए कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे अपने करीब खींचकर उसकी उंगली पकड़ते हुए बोला, Here, here and here. कबीर अपने गाल, गर्दन और कंधे पर हर जगह अयाना की उंगली रख रहा था। उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं और धड़कनें वाइल्ड होकर सीने में हड़कंप मचा देती हैं। वो फटाक से कबीर को धक्का मारकर पीछे धकेलते हुए बोली, नेवर। कबीर ये सुनकर हंसते हुए बोला, मुझे पता था तुम मना कर दोगी। अयाना समझ चुकी थी कि कबीर उससे क्या चाहता है। वो बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती थी। गुस्से में अयाना कमरे में चली जाती है। वो जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि अलीशा बिस्तर पर बैठी अपनी सिंड्रेला के साथ खेल रही थी। अयाना को वहाँ देखकर अलीशा दौड़कर उसके पास आती है
आयाना दीदी, आप आ गई? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपने डेविल अंकल से पूछा ना, वो समर से मिलवाएंगे ना? अलीशा बहुत उम्मीद भरी नजरों से आयाना को देखती है। उसकी बात सुनकर आयाना एकदम से चौंक जाती है, दुविधा में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अलीशा को कैसे समझाए और समर से कैसे मिलवाए। आयाना को चुप देखकर अलीशा उसका हाथ पकड़कर हल्का सा हिलाकर उसे होश में लेकर आती है। आयाना दीदी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आपने डेविल अंकल से बात की ना? वो मुझे मिलवाएंगे ना समर से? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। मुझे उससे मिलना है। ये बोलकर अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर जाते हैं और टपकने लगते हैं। अचानक उसे रोता हुआ देख आयाना का दिल पिघल जाता है। वो घुटनों पर बैठकर अलीशा को जोर से हक कर लेती है। मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें समझ से जरूर मिलवाएगा, अलीशा आयाना से बोली। सच दीदी? आयाना ने कहा। हाँ, अलीशा आयाना को जोर से हक करके बोली। थैंक यू दीदी। अलीशा की हालत देख आयाना अजीब धर्म संकट में पड़ जाती है। वो अलीशा से हक ब्रेक करके बोली, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर आयाना फिर से कमरे से निकल गई और सीधा कबीर के कमरे में चली गई। वो कबीर के कमरे में आती है। कबीर ने पैंट पहन ली थी। शर्ट के बटन बंद करते हुए वो आयाना की तरफ देखता है। आंखों में हल्की सी नमी, गुस्सा और डिटर्मिनेशन के साथ आयाना कबीर के सामने आकर बोली, मुझे मंजूर है, आई विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट। आयाना की बात सुनकर कबीर थोड़ा सा हैरान जरूर होता है। आयाना अपने बालों को बांधती है और आंखें बंद कर लेती है। वो अपने अंदर की हिम्मत को बटोरती है। वो ऐसा काम करने जा रही थी जो उसके लिए बहुत शर्मनाक और घिन से भरा था, पर वो अलीशा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। अपने भाई से मिलवाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। आयाना आंखें उठाकर कबीर की तरफ देखती है, जो उसके सामने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। आयाना कबीर का हाथ पकड़ के उसे करीब खींचते हुए बोली, लेट्स डू इट। कबीर अचानक आयाना के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोक देता है। आयाना कंफ्यूजन में कबीर की तरफ देखकर बोलती है, नाउ व्हाट? कबीर हल्का सा झुककर अपने एक घुटने पर बैठकर चेहरे पर एक नौटी सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे एक बात बताओ, अलीशा तुम्हारी कुछ नहीं लगती, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी उसके लिए तुम ये सब करने के लिए तैयार हो, क्यों? आयाना गुस्से भरी नजरों से कबीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और सबसे बड़ी बात, एक औरत हूँ। पर ये तुम जैसा डेविल कभी नहीं समझेगा, जिससे औरतों के जज्बात नहीं, उनका शरीर समझ आता है। आयाना की बात सुनकर एक सेकंड के लिए कबीर भी चुप हो जाता है। उसके बाद वो आयाना को खुद से दूर करते हुए बोलता है, ऑलराइट मिस वुमेन, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरा कोई मूड नहीं है। कबीर आईने के सामने जाकर अपने बाल सेट करने लगता है। आयाना उठकर कबीर के पास आती है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटाती है। क्या हुआ? मैं कर रही हूँ ना, देखो प्लीज, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अलीशा रो रही है, उसे अपने भाई की याद आ रही है, उसे उसका पूरा परिवार छीन लिया तुमने। कम से कम इतनी तो इंसानियत रखो ना, कम से कम अपने भाई से एक बार तो मिलवा दो उसे, प्लीज, आई बेग यू। कबीर आयाना के बाल पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, बहुत करीब। आयाना को दर्द होता है, लेकिन वो कबीर की आंखों में आंखें डाल देती है, आई कांटेक्ट नहीं तोड़ती। कबीर थोड़ी सी कड़क आवाज में आयाना से बोलता है, आइंदा कभी मेरे सामने झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करना, आई डोंट लाइक इट। तुम बहादुर हो, अच्छी बात है, पर अपनी बहादुरी को मेरे सामने आजमाने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप जाओ यहाँ से। कबीर आयाना के बाल छोड़ देता है। आयाना जाने से मना कर देती है, जब तक तुम उसे उसके भाई से नहीं मिलवाओगे मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें बदले में जो भी चाहिए तुम ले सकते हो, तुम मुझसे जो भी करवाना चाहते हो, मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए। इस बात को सुनकर कबीर अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, ओह रियली? अपने आप पर इतना गुरूर? कबीर आयाना के करीब आकर उसके चेहरे को, उसके गालों को हल्का सा दबोच कर करीब लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, जिसे पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ? मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था, उस वक्त मेरी मर्जी थी, अब नहीं है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है। अब चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी इस हरकत के लिए मेरे पास बहुत सारी सजाएं हैं तुम्हें देने के लिए, और ट्रस्ट मी, यू वोंट लाइक इट। आयाना अपनी मुट्ठियां जोर से कस लेती है। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? कबीर मुस्कुराकर बोला, सुकून। आयाना एक झटके में कबीर के हाथ को झटक कर अपने आप से दूर करती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कबीर सीटी बजाता है और फिर से आईने की तरफ देखता है और तैयार होने लगता है। उधर अगस्त्या जब ऑफिस से घर आता है और आते ही कुछ अनचाहे मेहमानों से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो देखता है कि घर में उससे मिलने भूपेंद्र और अनामिका आए हुए हैं। एक तो वैसे ही उसका दिमाग बहुत खराब था, इन दोनों को देखकर तो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। आप दोनों यहाँ पर? अगस्त्य उनके पास आता है।
भूपेंद्र सोफे से खड़ा होकर बोला, अरे अगस्त्या, तुम आ गए? हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो। शुभी ट्रे में चाय के कप लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। भूपेंद्र शुभी की तरफ देखता है। वो जाने लगती है कि तभी अचानक वो उसे रोकते हुए बोला। शुभी पलटकर भूपेंद्र की तरफ देखती है। अनामिका अगस्त्य के पास बैठ जाती है, पर यह सब देखकर भी शुभी इग्नोर कर देती है। भूपेंद्र शुभी से बोला, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, हम बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। तुम्हारा होना भी ज़रूरी है। ये सुनकर शुभी चौंक पड़ी। आखिर भूपेंद्र वहाँ पर शुभी से क्या बात करने के लिए आया था? क्या अगस्त्य और शुभी की कहानी में भूपेंद्र की मौजूदगी बढ़ाने वाली थी शुभी की मुश्किलें? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आयाना ने तय कर लिया था कि वो अलीशा को उसके भाई से मिलवा कर रहेगी और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इधर अगस्त्या के घर में भूपेंद्र अनामिका को अपने साथ लेकर अगस्त्या से मिलने आया हुआ था। उसे देखकर शुभी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और जब वो अंदर जाने लगी तो भूपेंद्र शुभी से बोला, मैं यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ और तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। ये सुनकर शुभी ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरा यहाँ क्या काम है? करने के लिए मुझे बहुत सारे काम है। अनामिका शुभी से थोड़ी गुरूर से भरी आवाज में बोली, शुभी, डैड ने बोला है यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे ये नौकरों वाले काम बाद में होते रहेंगे। शुभी अनामिका की तरफ देखकर उसे जवाब देते हुए बोलती है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। भूपेंद्र ने शुभी से पूछा, तो फिर डाइवोर्स होने के बाद भी यहाँ क्या कर रही हो तुम? शुभी अगस्त्या की तरफ देखती है। अगस्त्या उन लोगों की किचकिच से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। शुभी भूपेंद्र से बोलती है, मैं यहाँ समायरा की केयरटेकर हूँ। फिर भूपेंद्र ने कहा, अच्छा, भाई ने ये हालत की और बहन अब केयरटेकर बनी फिर रही है। भूपेंद्र की बात से शुभी को गुस्सा आता है। वो बोलने ही वाली होती है कि तभी अगस्त्या भूपेंद्र से बोलता है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? पहले वो बात कर लेते हैं। अगस्त्या जानता था कि भूपेंद्र जानबूझकर पीयूष का टॉपिक छेड़कर शुभी को परेशान कर रहा है, और वो ये भी जानता था कि अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो हर्ट होती है, पर पता नहीं क्यों, लेकिन अगस्त्या शुभी को हर्ट नहीं कर सकता था। भूपेंद्र ने अगस्त्या की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी और अनामिका की सगाई और शादी के बारे में सोचते, लेकिन तुम हो कि अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों से फ्री ही नहीं होते। अब अपनी बेटी को मैं जिंदगी भर अपने घर तो नहीं बिठा के रख सकता ना। हालांकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम पेंडिंग पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देने में ही भलाई है। मैंने हमारे खानदानी पुरोहित से तुम दोनों की सगाई की डेट निकलवाई है। आज से 10 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। बस यही बात बतानी थी। शुभी ये बात सुनकर चौंक जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अगस्त्या की तरफ देखती है, पर अगस्त्या कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा होता, चुपचाप बैठा हुआ था। शायद शुभी चाहती थी कि वो कुछ कहे, कुछ बोले, मना करे शायद, पता नहीं उसका दिल क्या चाह रहा था, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। अगस्त्या जब कुछ बोलता नहीं तो अनामिका उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल लेती है। बेबी, आर यू ऑलराइट? डैड बोल रहे हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। वैसे भी हम काफी साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अगस्त्या कुछ सेकंड सोचने के बाद खड़ा होकर बोलता है, ऑलराइट, आप लोगों को जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर अगस्त्या सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अगस्त्या से इस जवाब की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अनामिका और भूपेंद्र अगस्त्या का जवाब सुनकर खुश हो जाते हैं, और शुभी के दिल में तो जो अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है, पर वो चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आने नहीं देती। अनामिका गुरूर घमंड से भरी नजरों से शुभी की तरफ देखती है और अपने डैड से कहती है, वैसे डैड, पीयूष को ढूंढने की तहकीकात कहाँ तक चल रही है? आई मत से, एक बार वो अगस्त्या के हाथ आ गया ना तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी किसी को। वेरी बैड। उससे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कौन सोच सकता है कि अपने ही भाई जैसे दोस्त की पीठ में खंजर घोंप देगा और उसी की बहन का रेप करके फरार हो जाएगा। शुभी जानती थी कि अनामिका जानबूझकर उसे तकलीफ देने के लिए ये बातें कर रही है, पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। भूपेंद्र और अनामिका चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शुभी को मन ही मन उनकी बातें चुभ रही थी, लेकिन उसने अपनी तकलीफ चेहरे पर आने नहीं दी। उधर इसी वक्त कबीर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइव कर रहा था और गौतम उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो दोनों किसी खास जगह पर किसी खास आदमी से मिलने जा रहे थे। दोनों चुपचाप बैठे थे। गौतम काफी ऑकवर्ड होकर बैठा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद गौतम कबीर की तरफ देखकर बोला, गाड़ी मुझे चलाने दीजिए ना, ड्राइवर मैं हूँ, आप नहीं। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, और मुझे ड्राइवर समझने की गलती करना भी मत, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम्हें पता है मुझे ड्राइव करना अच्छा लगता है, और इसमें ड्राइवर और बॉस कहाँ से आ गया? हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर गौतम अपनी नज़र झुका लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी से भरे भाव आ जाते हैं। हम दोनों फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? कबीर ने रोड पर फोकस करते हुए स्ट्रेट आवाज़ में कहा, जैसे होते हैं वैसे हो सकते हैं, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? कुछ देर दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। गौतम कबीर की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। वो कुछ देर तक कुछ ऐसा सोचता है
जिस वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा उतर जाता है और वो खुद को एक बात बोलने से रोक नहीं पाता। डोंट यू हेट मी बॉस? कबीर जैसे ही गौतम के मुंह से ये शब्द सुनता है, उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। गौतम स्टॉप इट। गौतम चुप हो जाता है। इसके आगे ना कोई कुछ बोलता है ना कोई कुछ सुनता है। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक क्लब में पहुंचती है। वो लोग अंदर आते हैं और एक रूम में जाते हैं। वो दोनों एक गोडाउन में पहुंचते हैं। वहां जब वो अंदर आते हैं तो उनके बहुत से गार्ड्स वहीं खड़े हुए दिखते हैं। उनके आगे एक आदमी को जमीन पर हाथ बांधकर बैठाया गया था और चेहरे पर काला कपड़ा बांधा हुआ था। वो झटपटाकर थक गया था। शायद इसीलिए अब उसने झटपटाना भी बंद कर दिया था। कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ वहां पर एंट्री करता है और अपने आदमी को कुछ इशारा करता है। वो फटाक से एक बड़ी सी कुर्सी लाकर वहां पर रख देता है। गौतम कबीर के पास आकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। कबीर कुर्सी पर बैठ जाता है और एक पैर के ऊपर अपने दूसरे पैर को बड़े ही स्टाइल के साथ रख लेता है। वो अपना हाथ उठाकर गार्ड्स को चुटकी बजाकर कुछ इशारा करता है। पीछे खड़े सभी गार्ड्स में से एक गार्ड आगे आता है और जमीन पर पड़े उस आदमी के चेहरे से काला कपड़ा हटाता है। वो आदमी जो कई देर से, कई घंटों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे ही तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है तो उसकी आंखें कस के बंद हो जाती है और फिर कई बार पलके झपकाने के बाद वो धीरे से अपनी आंखों को ठीक से खोलता है। उसके मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, पीछे से हाथ बंधे हुए थे। वो आदमी जब आंखें खोलता है तो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो हैरान था, बहुत ज्यादा हैरान। दिखने में वो कोई बिजनेसमैन लग रहा था क्योंकि उसने ऐसा कोई सूट बूट पहन रखा था। उम्र लगभग अधेड़ ही थी। अगर कहा जाए तो कबीर की बाप की उम्र का लग रहा था। जैसे ही वो कबीर की तरफ देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। चेहरे पर डर और खौफ के साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और माथे पर जबरदस्त पसीना आने लगता है, जैसे उसने अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ साक्षात यमराज देख लिया हो। मिस्टर अखिलेश कटारिया, हाउ आर यू? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट? वो आदमी डर से कांपने लगता है। कबीर को अपनी आंखों के सामने देख उसका गला सूख जाता है। वो कांपती हुई आवाज में बोलता है, कबीर डोंगरा। उस आदमी के मुंह से इतनी डरी हुई आवाज में अपना नाम सुनकर कबीर के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। कमाल है, सालों बीत गए पर तुम्हारी शक्ल जरा भी नहीं बदली। अब भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो। कबीर की बातों से वो आदमी और भी ज्यादा घबरा रहा था। कबीर, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा गया है? वो आदमी काफी घबराया हुआ था। उसकी बात सुनकर कबीर उसकी तरफ देखकर बहुत डरावनी आवाज में बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्यों रखा गया है? या फिर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? हा? पता है, तुम सठिया गए हो। भूलने की बीमारी हो गई है तुम्हें। जमीन पर पड़ा हुआ अखिलेश कटारिया कबीर से बहुत हड़बड़ी और घबराई हुई आवाज में बोला, देखो कबीर, जो कुछ भी उस वक्त हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखो, मैं नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, मुझे जाने दो। मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे हैं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। इस बात पर कबीर जोर जोर से हंसने लगता है। बीवी, बच्चे, फैमिली? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इन शब्दों का मतलब भी पता है। तुम्हारी और फैमिली, क्या सच में उन लोगों को तुम्हारी हकीकत का आइडिया भी है? तुम जैसे इंसान के साथ कोई अपनी फैमिली कैसे बना सकता है? वो आदमी कबीर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है क्योंकि उसे अपनी आई हुई मौत साफ दिख रही होती है। कबीर, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। मुझे जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनकर कबीर शैतान की तरह जोर से हंसने लगता है। मैं जो कहूंगा क्या तुम करने के लिए तैयार हो? जमीन पर पड़ा हुआ अखिलेश कांप रहा था। कबीर के रूप में उसे अपनी मौत खड़ी दिखाई दे रही थी। कौन था अखिलेश कटारिया और क्या थी उसकी कबीर से दुश्मनी? आखिर क्यों फर्क पड़ रहा था शुभी को अगस्त्या और अनामिका की शादी की बात से? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का